अमेरिका और ईरान का वॉर, या यूं कहें कि इजराइल और ईरान का वॉर चलते चलते अब अपने 19वें दिन में आ गया है। और भविष्य के जो नजदीक के दिन है, इसमें ऐसा लगता तो नहीं है कि ये वॉर रुकने वाला है। अब अगर रुक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रुकने वाला नजर नहीं आ रहा है जो दोनों तरफ के एक्शंस चल रहे हैं उससे। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका और ईरान का वॉर, या यूं कहें कि इजराइल और ईरान का वॉर चलते चलते अब अपने 19वें दिन में आ गया है। और भविष्य के जो नजदीक के दिन है, इसमें ऐसा लगता तो नहीं है कि ये वॉर रुकने वाला है। अब अगर रुक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रुकने वाला नजर नहीं आ रहा है जो दोनों तरफ के एक्शंस चल रहे हैं उससे। काफी सारी खबरें भी आ रही हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, और क्या सच है क्या नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, हमने कल ही बताया था वीडियो में आपको कि ईरान ने अपनी जो अत्याधुनिक ICBM है, जो मीडियम रेंज की उनके पास ICBM डेवलप है उनके पास, उन्होंने उसके लॉन्चेस कर दिए हैं, वो हमले जारी हैं और इजराइल में उसका भयंकर परिणाम भी देखने को मिला है। लेकिन क्या ये लड़ाई ईरान जीत पाएगा? कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान के पास जो पावर है, जो फोर्सेस हैं, वो इतने आसान नहीं है कि अमेरिका को इजराइल को हरा दे। ना ही अमेरिका इजराइल इतनी कोई छोटी सी जगह है, ना ही छोटी सी पावर है जिनको हरा दे। लेकिन हाँ, इजराइल को डैमेज बहुत कर रहा है ईरान इस समय, ये बात तो है। और अमेरिका भी बहुत डैमेज कर रहा है ईरान में, लेकिन वो तो एक्सपेक्टेड था। ये उम्मीद थी कि जब इजराइल अमेरिका हमला करेंगे तो ईरान में बहुत भारी तबाही होगी। ईरान की नेवी के 100 से ज्यादा जहाज उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, डुबो दिए। अब वो जहां भी छोटे आते हैं, मेकिंग कॉस्ट उनकी कम है, और वो कई साल, लगभग 20 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रीट अभी तक बंद कर रखा है। और अमेरिका चाहे जो दावे कर ले, चाहे वो ये कह ले कि हमने ईरान को हरा दिया, आज ईरान हार जाएगा, कल ईरान सरेंडर कर देगा, जो मर्जी कह ले। डोनाल्ड ट्रंप कल भी आए थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हुई थी, उन्होंने बोला कि ईरान तो बस अब हारने ही वाला है। 95% ईरान की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, ड्रोन्स खत्म हो चुके हैं, और उनकी एयरफोर्स हमने खत्म कर दी है, नेवी उनकी लगभग खत्म हो चुकी है। अगर सच में उनकी नेवी खत्म है ट्रंप साहब, तो हॉर्मुज स्ट्रीट में लगभग पूरी दुनिया के जो ऑयल टैंकर्स उन्होंने रोक रखे हैं, वो कैसे रोक रखे हैं? अगर नेवी खत्म है तो फिर तो जो टैंकर्स है वो जल्दी जल्दी आने चाहिए। अच्छा चला छोड़े, टैंकर हो सकता है कि भाई डर रहे हो, खुद लोग डर रहे हो कि यार हम टैंकर लेके कैसे निकलेंगे हॉर्मुज स्ट्रीट से, जबकि ईरान ने मना कर रखा है कि आपको नहीं निकलना है यहाँ से। तो अमेरिका की आर्मी वहीं, नेवी वहीं है, बहरीन में आपका नेवी हेडक्वार्टर भी है, सेंट्रल कमांड का। तो भाई जब सब कुछ आपका वहां पर है, आप क्यों नहीं एक काम करते, आप फ्री कर दीजिए आज, कल, परसों, जब आपको सुटेबल लगे आप कह दीजिए कि ऑयल टैंकर्स, जो भी जहाज पानी खड़े हैं हॉर्मुज स्ट्रीट के उस तरफ, चाहे वो कुवैत के हों, बहरीन के हों, कतर के हों, ओमान के हों, सऊदी अरब के हों, किसी भी देश के जा रहे हों, हम उनको एस्कॉर्ट करेंगे और हम हॉर्मुज स्ट्रीट से बाहर निकाल देंगे। आप ये क्यों नहीं कर पाते? बल्कि आपने खुद ये कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रीट के अंदर फिलहाल किसी भी ऑयल टैंकर को या पानी के जहाज को अमेरिका की नेवी एस्कॉर्ट करके बाहर ले आए। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। क्यों भाई, क्यों मुमकिन नहीं है ट्रंप साहब, क्यों मुमकिन नहीं है? अगर आप ये कहते हैं कि ईरान युद्ध में हार चुका है, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान की कोई मिसाइल पावर बची नहीं है, भाई 95% मतलब इट्स ओवर, खत्म हो गया। अगर ऐसा सच में है तो फिर तो आपकी नेवी के लिए बहुत आसान होना चाहिए ऑयल टैंकर्स को या पानी के जहाजों को, जो भी हॉर्मुज स्ट्रीट फंसे हुए, उनको क्लियर कराना, उनको उनकी देशों के लिए भेजना। लेकिन आज भी क्या हो रहा है, ईरान जिसको चाह रहा है बस वही पानी का जहाज या ऑयल टैंकर निकल पा रहा है हॉर्मुज स्ट्रीट। जब से वॉर चल रहा है उस दिन से लेकर आज तक चाइना का माल कभी रुका नहीं है, और चाइना का 90% जो तेल भेजता है वो ईरान ही भेजता है। तो ईरान सारा लोडेड टैंकर्स जा रहे हैं और आराम से चाइना पहुंच रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और उसके बाद भारत ने ईरान से रिक्वेस्ट करी और भारत ने बताया उनको कि भाई हम आपके पुराने दोस्त हैं, और ईरान ने भी कहा कि हाँ हमारी दोस्ती बहुत अव्वल दर्जे की है, भारत और ईरान कई हजार साल से दोस्त हैं, तो हम दोस्ती का परिचय देंगे और हम आपके जहाज़ों को निकलने देंगे। उसके बाद LPG LNG के जहाज जो थे, शिवालिक, शिवगंगा, वो निकलने शुरू हो गए और वो आने शुरू हो गए भारत में। लेकिन कोई और देश नहीं निकाल पा रहा। रशिया, चाइना, भारत, ये 3 देश हैं जिनके जहाज निकल रहे हैं, उसके अलावा किसी और देश का जहाज नहीं निकल रहा। अब अगर आप ये कहते हैं कि उनकी नेवी खत्म है, तो शो करके दिखाइए साहब कि उनकी नेवी खत्म है, तो उनकी नेवी का इफेक्ट नहीं है हॉर्मुज स्ट्रीट के अंदर। अब हॉर्मुज स्ट्रीट एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई भी जहाज आ सकता है, कोई भी ऑयल टैंकर आ सकता है, ऐसा तो नहीं है। बल्कि आपने खुद ये कहा है, आपके कमांडर्स ने ये कहा है, कि आपके मिनिस्टर्स ने कहा है कि फिलहाल US की आज जो नेवी है वो ऑयल टैंकर्स को, पानी के जहाज़ों को एस्कॉर्ट करके
हार्मोज स्ट्रीट से बाहर नहीं जा सकती, हमारे पास ये कैपेबिलिटी फिलहाल नहीं है। तो क्यों नहीं भाई। दूसरी ओर अगर आपने कहा कि ईरान हार रहा है, तो फिर ईरान के हमले दुबई के अंदर कैसे लगातार हो रहे हैं? सबसे ज्यादा हमले दुबई के अंदर किए ईरान ने, सबसे ज्यादा हमले, जिसमें यूएस की एम्बेसी भी है, यूएस की जो वाणिज्यिक एम्बेसी है वहां भी है, एयरपोर्ट्स भी हैं, और धमाके हो रहे हैं वहाँ मिसाइल्स गिर रही हैं, वहाँ ड्रोन्स गिर रही हैं, और पूरी लहर की लहर आ रही है। और उनके पास अगर अब बची ही नहीं मिसाइलें, तो कल उन्होंने किस तरीके से मिसाइल्स दागी हैं इसराइल के ऊपर, और जहाँ 19 मिसाइलें गिरी भी हैं इसराइल में, और तबाही भी हुई है वहाँ, इसराइल में मिसाइलें गिर रही हैं। अब या तो ईरान ने एग्जॉस्ट कर दिया है इसराइल के डिफेंस सिस्टम को इस लेवल तक कि उनके पास वो मिसाइलें इतनी बची नहीं है कि सारे कुछ चीज़ों को रोक पाए, या फिर जो ईरान की अब मिसाइल जो आ रही हैं, खासकर खुर्रम शहर 3 और खुर्रम शहर 4, खैबर शेकन, फतेह 1, फतेह 2, इसके बाद जो हमने कल उन्होंने फायर की थी और हमने कल बताया भी था इसके बारे में, सिजल मिसाइल जो डांसिंग मिसाइल भी है, जिगजैग करती जाती है, ये मिसाइल, तो ये तो रुक नहीं पा रही है, तो ये तो गिर रही है। तो अगर उनके पास मिसाइल है नहीं, तो ये गिर कहाँ से रही है, ये आ कहाँ से रही है? फिर इसका मतलब ये है कि इस वॉर में अब इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन सब हो रहा है। हाँ, ये सच है कि इसराइल ईरान का पलड़ा जो है ईरान के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा भारी है, अमेरिका का पलड़ा ज़्यादा भारी है, जाहिर सी बात है, होना भी है। तो ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने फिर हमले किए हैं, और IRGC के जो कमांड सेंटर है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, बल्कि कर दी है, कह सकते हैं ऐसा। मिसाइल से अटैक भी हो रहे हैं अब इनके ऊपर, ये नहीं कि सिर्फ फाइटर जेट जा रहे हैं बॉम्ब गिरा रहे हैं, अब मिसाइल्स भी फायर कर रहे हैं। अमेरिका भी फायर कर रही है अपनी मिसाइलों को, जो टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है। इसके अलावा इसराइल भी अपनी मिसाइलें मार रहा है, तो हमले तो जारी है। अब एक नई टिप्पणी आई है, दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, कुवैत में, बहरीन में, कतर में, इराक में, जॉर्डन में, इन सब जगह हमले ज़्यादा जारी हैं, और सबसे ज़्यादा हमले जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं बहरीन में और UAE में। सऊदी अरब में थोड़े हमले कम हो गए हैं, लेकिन हो रहे हैं। उसके अलावा कल ही जो ईरान के विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने ये कहा है कि USS जेराल्ड फोर्ड जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, अब वो सऊदी अरब के पास आ गया है, तो ये ईरान के लिए खतरा है, और अगर जो कोई भी इसको पनाह देगा, इसको सपोर्ट देगा, हम उस पर हमले करेंगे। इंडायरेक्टली उन्होंने बोला सऊदी अरब को या बाकी देशों को जो पड़ोसी देश हैं कि हम जो भी USS के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, आप इनको सपोर्ट ना दें, आप इनको हेल्प ना करें, अदरवाइज वहाँ पे हमले जारी रखेंगे। अब या तो UAE सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा USS जेराल्ड को, USS अब्राहम लिंकन को, और एक और आज निकल गया है जो शायद आज रात तक या कल रात तक पहुँच जाएगा ईरान के पास, USS त्रिपोली, जिसे 7वां फ्लीट भी कहते हैं, और वो सबसे भयंकर फ्लीट है अमेरिका की, ऐसा कहा जाता है कि सबसे डेंजरस फ्लीट है, तो वो भी आ गया है। तो अगर इनकी जो भी देश इनकी हेल्प करेगा, आप उस पर हमला करेंगे। इसके अलावा रांची ने कहा कि ईरान जो जंग लड़ रहा है वो अपनी रक्षा के लिए कर रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर हमला हुआ है और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, और हमने अपने दुश्मनों को यानी कि इसराइल को और अमेरिका को बता दिया है कि ईरान कोई कमज़ोर देश नहीं है, ईरान के पास अपनी बहुत सी पावर है, बहुत सी सेफ्टी है, और हम डिस्ट्रॉय कर देंगे दुश्मनों को अपने, बिना किसी रुकावट के हम मार सकते हैं उनको, हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उनको, और हम कर रहे हैं उनको, हम मार रहे हैं उनको। तो इस तरीके से जो चीज़ चल रही है, तो अब ये कहना कोई दो राय नहीं है इसमें कि ईरान अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। अब इस लड़ाई में फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है रशिया का। और ईरान कब तक लड़ाई करेगा? जब तक रशिया उसकी हेल्प करेगा। क्या रशिया ईरान की हेल्प कर रहा है? जरूर कर रहा है। रशिया ईरान की हेल्प कर रहा है, चाइना ईरान की हेल्प कर रहा है डायरेक्टली, और थोड़ी बहुत हेल्प इनको बाकी जगह से मिल रही है। अब ईरान ने ये लड़ाई जब जारी रखी तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें हो रहा है इसराइल का और ईरान का। ईरान का तेल हालांकि बिक रहा है, लेकिन अब उनके जो ऑयल, सबसे बड़ा ऑयल फील्ड था जहाँ से वो तेल एक्सपोर्ट करते थे, खार्ग द्वीप, वहाँ पर यूएस ने हमला किया, जिससे ऑयल सप्लाई बाधित हो गई, और शायद और रात में हमला हो जाए, तो थोड़ा ईरान को नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं रशिया। क्यों? सबसे पहले तो अमेरिका ने हर देश को बोल दिया है कि जो भी चाहे रशिया से ऑयल ले ले, हमें कोई सैंक्शन वैक्शन नहीं लगाएंगे। उससे क्या होगा कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो भागेगा नहीं, एकदम से उड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे टैंकर रुके हुए हैं, जैसे ईरान सप्लाई बाधित हो रखी है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भाग रहे थे और कोई दो राय नहीं थी अगर वो $150 पहुंच जाए तो इसलिए ईरान ने बोला है कि हमारा तेल तो जाएगा। अब उनका तेल भी रोकने, अब अमेरिका फंस गया दो राय पर। अगर ईरान के तेल को रोकते हैं अमेरिकन, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऐसे जम मारेगा, जो 100 से ऑलरेडी पार है, 105 103 क्या चल रहा है। अगर वो ईरान का ऑयल रुक गया तो वही ऑयल आपको मिलेगा $140-150 के आसपास। और वॉर शुरू होने से पहले था क्रूड ऑयल था $60-62 प्रति बैरल, और अब वो हो चुका है 105 106, यानी ऑलमोस्ट 80 से 85% बढ़ चुका है वो।
अब अगर ये क्रूड प्राइसेस, ईरान का तेल नहीं मिलता, रशिया से सप्लाई लेने देते हैं देशों को, तो क्रूड के प्राइसेस भागेंगे बहुत ज़्यादा और फिर शायद ये 150 पार कर जाएं, 200 पार कर जाएं, ये पहुंच सकता था। और 150 और 200 के लगभग पार कर गए तो फिर उसके बाद अब मान लो कि दुनिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होंगी, डैमेज होंगी, क्योंकि फिर आपके पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, घर के जो चूल्हा चलता है गैस LPG उसके प्राइस बढ़ेंगे, LNG प्राइस बढ़ेंगे, CNG प्राइस बढ़ेंगे, तो ऑल एंड ऑल वो बहुत नुकसान देगा। और हर चीज़ के जब पैसे बढ़ेंगे इनकम आएगी नहीं, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अमेरिका ने बोला कि रशिया से आप सब लोग ऑयल ले लो, तेल ले लो। हालांकि भारत के पास ही रशिया के ऑयल टैंकर्स खड़े हुए थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत रशिया से ऑयल ले भी रहा था पहले से भी, चुपचाप, चोरी छुपे, डायरेक्टली नहीं, चोरी छुपे। तो अब वो डायरेक्टली ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और रशिया ने कह दिया कि जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, भारत को, चाइना को, एशियाई कंट्रीज को, हम उतना तेल देने तैयार हैं। रशिया तेल बेचेगा। अब रशिया तेल बनाएगा रोज, यानी कि वो रोज कमाएगा 5-6 हज़ार करोड़ रुपए। और कहाँ ठोकेगा? यूक्रेन में ठोकेगा, यूक्रेन को मारेगा अच्छे तरीके से। और अब ये हो सकता है कि ईरान अमेरिका वॉर जब तक चलता रहे तब तक यूक्रेन का मामले साफ हो जाए, यूक्रेन को निपटाई दी जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो फायदा हो रहा है रशिया को, और रशिया चाहेगा कि जंग जारी रहे। नंबर 2, रशिया को लेना है बदला अमेरिका से। जब उसने यूक्रेन में हमला किया और यूक्रेन जो टिका हुआ है रशिया के सामने, क्यों टिका हुआ है? बिकॉज उसको सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका से, यूरोप से, पैसे से मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं। तो सेम रशिया ने बोला कि ठीक है, आप वहां सपोर्ट कर रहे हो, वहां पेमेंट कर रहे हो, हथियार बेच रहे हो, हम ईरान को बेचेंगे। प्लस ईरान ने रशिया को ड्रोन सप्लाई किए थे, शाहिद ड्रोन सप्लाई किए थे, हथियार भेजे थे जब इनको जरूरत थी यूक्रेन में हमला करने के लिए शुरुआती दौर में। तो रशिया का वैसे ही फर्ज बनता है कि ईरान की हेल्प की जाए, और ईरान की हेल्प रशिया कर रहा है। ऑर्शनिक जो मिसाइल है रशिया की, सबसे एडवांस मिसाइल, जिसको कह सकते हैं कि वो सिजल मिसाइल के जैसी ये लगभग, और कुछ लोग कहते हैं कि ईरान ने सिजल मिसाइल को रशिया की ऑर्शनिक मिसाइल से ही बनाया है, उसी टेक्नोलॉजी बेस बनाया। अब सच कितना है झूठ कितना है ये तो भगवान जाने, बट बनी वैसे। कुछ लोग कहते हैं जो खुर्रम शहर 4 या खैबर शेखर मिसाइल है, ये भी रशिया की हेल्प से बनाई गई हैं, नॉर्थ कोरिया की हेल्प से बनाई गई हैं, और ये काफ़ी हद तक ब्रह्मोस जैसी हैं। हालांकि ब्रह्मोस से टॉप क्लास है, लेकिन फिर भी इनका भी हमला काफ़ी ज़बरदस्त है, घाव काफ़ी गंभीर है। तो अब एक तो ये प्रॉब्लम हुई, प्लस नाटो देशों ने मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। यूएस ने कहा था कि नाटो के देश आए, हार्मुज स्ट्रीट में रास्ता क्लियर करवाएं ताकि ऑयल टैंकर्स निकले और ईरान से लड़ाई करें, जाहिर सी बात है। इसमें फ्रांस ने, जर्मनी ने, यूके ने, जापान ने, सबने बोला कि हम अपने युद्धपोत नहीं भेजेंगे ईरान के खिलाफ लड़ने के, हम इस वॉर में अपनी सेना नहीं भेजेंगे, ये साफ क्लियर कर दिया नाटो के देशों ने। अब अमेरिका भड़क गया, ट्रंप भड़क गया। ट्रंप कह रहा है कि नाटो के बारे में अब अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि हमें साथ में रहना है नाटो के या नहीं रहना है, क्योंकि हमें जब नीड है नाटो हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहा है, और जब इनको नीड होगी नाटो उस समय हेल्प पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, अमेरिका वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, अब इसकी गारंटी हम दे नहीं सकते। तो ट्रंप भाई अभी 2 महीने पहले की बात है, तुमने ग्रीनलैंड बोला चाहिए, तुमने बोला यूरोपियन यूनियन के पूरे देशों पर टैरिफ लगा दूंगा मैं। अब यूरोपियन यूनियन में लगभग जो देश हैं उनमें से 50 से 70% देश तो नाटो के पार्टी है, तो आप तो नाटो राइस पे लगा रहे थे सैंक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत बार बोला कि नाटो से यूएस को अलग हो जाना चाहिए, बिना यूएस के नाटो की वैल्यू ही क्या है, आपने ये भी कह दिया। फिर आपने ये भी कह दिया कि नाटो के जो भी देश थे हमारे जब लड़ने गए थे तो कहीं ये मरे भी नहीं, हर जगह यूएस गया, हर जगह यूएस लड़ाई जीती है। भले अफगानिस्तान के अंदर कनाडा के काफी सोल्जर्स मरे, यूके के काफी सोल्जर्स मरे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सब यूएस ने जीता, कोई अमेरिका कनाडा कुछ नहीं थे, यूके कनाडा कुछ नहीं थे, सब यूएस का करा था, हमने सब कुछ। अब नाटो ने दिखा दी एकजुटता, खासकर यूरोपियन के देशों ने। उन्होंने कहा कि यार हम नाटो के हिसाब से लड़ने जाएंगे नहीं ईरान के खिलाफ। रीजन, नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो फिर नाटो कंट्रीज को लड़ने जाना चाहिए, यानी सब उसका रिप्लाई देंगे। लेकिन हमला अमेरिका पे हुआ नहीं है, हमला अमेरिका ने किया है। दोनों में अंतर है, एक तो आपके ऊपर हमला हो जाए तो डिफेंस कर रहे हैं आप, एक तो वो चीज है, दूसरा आप खुद अटैक कर रहे हैं, तो अमेरिका अटैक कर रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाटो को रियलाइजेशन हो चुका है कि अगर इस पागल आदमी को रोका नहीं गया तो जैसे उसने ग्रीनलैंड मांगा, ये ग्रीनलैंड में लड़ने भी आ जाएगा। उसने कहा भी था मैं फौज आ दूंगा, मैं लड़ाई कर लूंगा। और एक बंदा जब सिरफरा हो जाए और उसका असीम पावर हो, अमेरिका की पावर तो है ही, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी नंबर 1 है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक ऐसा बंदा पागल हो जाए तो फिर क्या वो अगला हिटलर नहीं बन सकता? क्या वो अगला तनाशा नहीं बन सकता? क्या वो कल को नाटो के किसी देश से जगह मांग लेगा? मांगी ली उसने, ग्रीनलैंड मांग लिया था ग्रीनलैंडर्स से, डेनमार्क से, ग्रीनलैंड चाहिए उसको, और बिल्कुल लड़ाई के बोर्ड में आ गया था। अब यूरोप ने भी अपनी ताकत दिखा दी। यूरोप ने बोला कि हम लड़ाई में
शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने बैठक में भाग लिया। उन्होंने जर्मनी ने भी बोल दिया कि हम इस ऑपरेशन से अलग हैं और हम इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। यूके ने बोल दिया हम लड़ाई नहीं कर रहे। स्पेन ने बोल दिया, वो सेम स्वीडन ने। स्पेन ने तो अपने बेसिस भी यूज करने से मना कर दिया, हमारे बेसिस के लिए इस्तेमाल करना यूएस को अलाउ नहीं है, जिसपे ट्रम्प का भी चिढ़ भी गया था। यूके ने पहले मना किया था बेस इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन बाकी बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है हमारे बेसिस चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो, बट हम लड़ाई में शामिल नहीं है, हम लड़ने नहीं आ रहे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब अब नाटो साथ में नहीं है यूएस के, और ईरान लगातार हिट्स कर रहा है इजराइल में और सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो जो साथ दे रहे हैं यूएस का। तो क्या ये वॉर वैसे ही खत्म होगा जैसे यूएस को वापस जाना पड़ेगा, जैसे वो लौट के आई थी वियतनाम से अपनी बेइज्जती करवा के, या इस युद्ध में ईरान हारेगा? देखते क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।